हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। ओके, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारी यूनिट्स से बनते हैं, दे आर नॉन एज पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है। प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरी बेस्ड है, फाइबर इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल पॉलीमर्स भी कई सारे, सेलुलोज, ठीक है, प्रोटीन्स, ये सारे नेचुरल पॉलीमर हैं। रबर इंडस्ट्री पूरी बेस्ड है। तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इस वजह से ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल यूज और अकॉर्डिंग टू कितना ये डे टू डे लाइफ में यूजफुल है, उसके बेसिस पर हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई चीज आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। जब सुबह आप लोग उठते हैं तो टूथब्रश मान लीजिए आप यूज करते हैं, टूथपेस्ट मतलब जो कवर होता है जिसमें टूथपेस्ट भरी होती है, वो सब पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, जो शूज हम लोग पहनते हैं, ये सारी चीजें क्या, हमारे जो हेयर है ये भी क्या है, एक तरीके के नेचुरल पॉलीमर्स हैं। खैर एनीवे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में सही करना है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। सो पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, एंड मर्स मतलब होता है यूनिट्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं। ऐसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल है इथीन मॉलिक्यूल। तो ऐसे इथीन मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ते चले जाएं, जैसे मान लो ये दो इथीन मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर इससे एक और इथीन मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो यूनिट है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 2, 3, 4 और थाउजेंड्स, ठीक है, 10,000 ऐसे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। और इस तरीके के जो बड़े मॉलिक्यूल, जो जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो n यूनिट्स इथीन की ज्वाइन हो रही हैं, तो इस तरीके से जो बनने वाला मॉलिक्यूल होगा ये मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और इसमें ये CH2 यूनिट्स क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर्स कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इथीन। और ऐसे जो फाइनल जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इसको क्या कहते हैं, पॉलीइथीन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पॉलीमर्स आर molecules which are formed by smaller units, ठीक है, smaller units which are joined to each other by covalent bonds. ठीक है, polymers are formed by small units joined together by covalent bonds, and of course they are giant molecules. ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स होते हैं, giant molecules. ठीक है, polymers are giant molecules formed by smaller units joined together by covalent bonds. ठीक है, अब जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, जैसे इस केस में जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, इथीन है। मान लीजिए यहां पर pH लगा होता तो इसको क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, पूरा हमने पढ़ा है इसको ढंग से, स्टाइरीन। और जब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ऐसी कई सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो ये जो स्मॉलर यूनिट है जिसको ज्वाइन करने से पॉलीमर बन रहा है, इसको कहते हैं मोनोमर्स। जो फाइनल मॉलिक्यूल है दैट इज पॉलीमर। ठीक है, एंड द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इट इज अ टेक्निक बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स। ठीक है, व्हाट आर मोनोमर्स? Monomers are smaller units
या मैं इनको स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकता हूं, ठीक है, विच रिपीट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच रिपीट्स। ठीक है, तो इन स्मॉलेस्ट यूनिट्स को जो रिपीट होकर के पॉलीमर बना रही है, दे आर नॉन एज मोनोमर्स। एंड द टेक्निक or the process of conversion of monomers to polymers is polymerization। ठीक है, so the technique to convert monomers into polymers is known as polymerization। ठीक है, सो पॉलीमर्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते चले जाएं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर्स। और जो सबसे छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर के बड़ा मॉलिक्यूल बना रही है, पॉलीमर बना रही है, दैट इज नॉन एज मोनोमर। एंड द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर्स इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, एक डिफरेंस है मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स के बीच में। सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जिनका बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, हाई मोलर मास। ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स आर स्पेसिफिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो किससे बनते हैं, रिपीटिशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। तो देयर कैन बी मेनी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा हो, लेकिन पॉलीमर्स वही होंगे, वो मोलर मास मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स होंगे जिनमें स्मॉलर यूनिट्स बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ठीक है, तो सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होंगे, केवल वे मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर होंगे जिनमें छोटी यूनिट्स बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, लेकिन यस, ऑल पॉलीमर्स विल बी व्हाट, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि पॉलीमर्स क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात अपन ने पॉलीमर की करी। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। So classification of polymers. So polymers can be classified on the basis of various parameters. कई तरीके के क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स के लिए हो सकते हैं। उनमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन है on the basis of monomers. मोनोमर्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वन होमोपॉलीमर। सो व्हाट इज होमोपॉलीमर, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पॉलीमर जो केवल एक ही टाइप के मोनोमर से बनते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, इज यूज्ड। तो मैंने पढ़ाया था इथीन, फिर हमने डिस्कस किया था स्टाइरीन, एक और देखो आप, दिस इज नॉन एज अक्राइलोनाइट्राइल। जानबूझ के मैं अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं ताकि ये नाम आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, नाम से हमें याद करना है। तो अगर मान लो इसके n मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होते हैं तो ये बना लेंगे CH2 CHCN होल N, तो इसको बोलते हैं पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पान, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल।
ठीक है। तो दिस इज होमोपॉलीमर, क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है इस पॉलीमर को बनाने के लिए। ठीक है, कई सारे पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनमें दो या उससे ज्यादा मोनोमर्स यूज होते हैं। ठीक है, इफ टू और मोर मोनोमेरिक यूनिट्स आर यूज्ड देन दे आर नोन एज कोपॉलीमर। ओके, कोपॉलीमर। For instance, if we have hexamethylene diamine, ठीक है, and adipic acid, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है अमीन की और एसिड की रिएक्शन से अमाइड बन जाते हैं। आपको याद भी होगा, हमने डिस्कस किया था SNAE रिएक्शन, वाटर का लॉस, तो इससे बन जाएगा NH2 CH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब ये अमीन किसी और एसिड के साथ रिएक्शन करें तो ऐसे वैलेंसी हम खाली छोड़ देते हैं, ये एसिड किसी और अमीन के साथ रिएक्शन करे वैलेंसी खाली छोड़ देते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्यों है ये, क्योंकि इसमें दो मोनोमर्स हैं, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, और दूसरा क्या है, एडिपिक एसिड है। और इस तरीके का जो पॉलीमर होता है इसको कहा जाता है नायलॉन 6,6। ठीक है, नायलॉन 6,6, क्योंकि देखो हेक्सामिथाइलिन में भी 6 कार्बन आइटम्स हैं और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, नायलॉन 6,6। ठीक है, सो दिस इज ए कोपॉलीमर। जानबूझ के मैं अलग अलग एग्जांपल लिख रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली आपको सारे नाम से याद रखने हैं, मतलब पॉलीमर जब भी नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या है, क्या ये होमोपॉलीमर है या क्या ये कोपॉलीमर है, और होमोपॉलीमर है तो क्या मोनोमेरिक यूनिट है, और कोपॉलीमर है तो क्या मोनोमेरिक यूनिट है। नायलॉन 6,6, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। Okay, so first classification is on the basis of what? On the basis of monomeric unit, homopolymer and copolymer। जैसे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो होमोपॉलीमर होते हैं, हमने कुछ पढ़े पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन भी हो सकता है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ठीक है, डरे नहीं हम पढ़ेंगे, क्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे पॉलीमर, टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये सारे जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब होमोपॉलीमर है। और कोपॉलीमर क्या होते हैं, जिनमें दो या उससे ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स यूज होती हैं, जैसे कि मैंने एरोमेटिक केमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको, बेकेलाइट, तो उसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स यूज होती है, एक फिनॉल और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन जब भी आते हैं तो देखो बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा याद करने का इसमें है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस की तरह से आपको सोचना है। जब भी कोई पॉलीमर पढ़े, अब आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि भाई ये होमोपॉलीमर है या क्या है, कोपॉलीमर है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लासिफिकेशन on the basis of source। सोर्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, सॉरी तीन तरीके से कर सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। So natural polymers क्या होते हैं? Natural polymers are those polymers which are found in nature। मतलब ये कभी सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, ये हमेशा नेचर में अपने आप बनते हैं। ठीक है, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, नेचुरल रबर है। ठीक है, ऑल दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, अपने आप बनते हैं। हमारे जो हेयर है ये भी केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। तो ये नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड
ठीक है, इन द नेचर। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लैब में बनते हैं। इस तरीके के पॉलीमर क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन दैट इज टेफ्लॉन, ये सब क्या है, ऑल दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। एंड देयर आर मेनी पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, जैसे नेचुरल रबर है, ये नेचर में बनता है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर आर वेरी वेरी वीक, ये यूजफुल मटेरियल नहीं होता है, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सो नेचुरल रबर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये हमारे इस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्या बन जाता है, वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है। जो नेचुरल कॉटन होता है, ठीक है, सेलुलोज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टीज है इनको इंप्रूव किया जाता है। और इंप्रूव करने के बाद जब प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है नेचुरल पॉलीमर की, तो उसे कहते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which are natural polymers but their properties are improved by certain chemical or physical methods, so they are known as what, semi synthetic polymers। okay, so again this is very very simple topic, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। So third type of classification is on the basis of structure. Classification on the basis of structure. स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर polymers can be classified as linear polymer। so what is a linear polymer? ऐसे पॉलीमर जो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं और इनमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पॉलीथीन, तो ऐसे पॉलीथीन में क्या होगा, ये कार्बन कार्बन चेन्स आपस में जुड़ती चली जाएंगी, तो ऐसे लॉन्ग चेन्स बनती जाती हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं, और लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं तो इनमें कोई किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं होती है। ऐसा होने के कारण दीज चेन्स कैन कम क्लोज टू ईच अदर एंड इट विल फॉर्म ए वेरी कॉम्पैक्ट मैटर हैविंग हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज। टेंसाइल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा, इतना कॉम्पैक्ट है तो ये इस फोर्स को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। तो उस फोर्स को अगर मान लीजिए कि अब्सॉर्ब कर पा रहा है तो हम ये बोलते हैं इट हैज हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज। ओके, दूसरे होते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स। सो ब्रांच्ड पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स इन विच पॉलीमेरिक चेन्स हैव ब्रांचेस। ठीक है, तो इट हैज ब्रांचेस एंड बिकॉज ऑफ दीज ब्रांचेस दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर बट दे हैव ब्रांचेस, और ब्रांचेस की वजह से दीज चेन्स कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर एंड बिकॉज दे डू नॉट कम क्लोज टू ईच अदर दे हैव लो डेंसिटी। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होंगे एंड दीज विल बी व्हाट, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इनकी लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड लो टेंसाइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मतलब इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं इनके कई एग्जांपल्स हैं, इनमें काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है,
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलडीपी। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, ठीक है। सो लीनियर पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक है। दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, while branch chain have low density, low melting point and low tensile properties, ठीक है। तो थर्ड टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर नॉन एज क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, थ्री डी पॉलीमर्स, ठीक है। सो इफ द पॉलीमेरिक चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सम क्रॉस लिंकेजेस, जुड़ जाती हैं, then such type of polymer is known as cross linked polymer, ठीक है। so these are the cross linkages which join polymeric chains, usually they are hydrogen bonds, sulfur linkages, ठीक है, एंड देयर कैन बी मेनी अदर बॉन्ड्स, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेजेस जो इन पॉलीमेरिक चेन्स को कनेक्ट करती है, एंड दे आर नॉन एज थ्री डायमेंशनल और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में हमने एक पढ़ा भी था, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट। तो ऐसे आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। बेकेलाइट हमने पढ़ा था। सो बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब भी अपन बेकेलाइट पढ़े या कोई भी पॉलीमर पढ़े तो क्या पढ़े, क्या ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो बेकेलाइट में दो मोनोमेरिक यूनिट्स है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इट इज ए कोपॉलीमर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पॉलीमर है ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड है, और क्रॉस लिंक्ड होने के कारण क्या होगा, इट विल बी ए क्रॉस लिंक्ड और 3D पॉलीमर, ठीक है। हालांकि अपन बेकेलाइट के बारे में अभी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द नेचर ऑफ पॉलीमराइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, थर्ड वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन। तो पॉलीमर्स कैसे बनते हैं इसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं इसको दो टाइप से। फर्स्ट एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जैसे अपन ने बहुत सारे डिस्कस किए और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें तो टेस्ट में नंबर लाने हैं, ठीक है, एग्जाम में नंबर लाने हैं। बहुत सारे लोगों के पॉलीमर चैप्टर को इंटरेस्टिंग लगता भी नहीं है, कोई बात नहीं, ना लगे, लेकिन इतना तो पढ़ो कि एक नंबर, एक क्वेश्चन आपका जो भी एग्जाम में जेईई मेंस में आए वो सही हो जाए, ठीक है। इतना तो हमें पढ़ना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। ये नहीं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम छोड़ के चले जाएं, भाई नंबर तो नंबर ही होते हैं किसी भी टॉपिक से आए, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर, जैसे मैंने विनाइल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं। तो जो विनाइल पॉलीमर्स हमने कई सारे देखे हैं, ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस किए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये ऐड हो जा रहे हैं देन देयर इज नो लॉस इन द मोलर मास, सो देयर इज नो पार्टिकल which is eliminated when a monomer converts to what, polymer. So when monomer converts to polymer there is no loss in mass, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि mass of polymer is equal to summation of masses of all the monomers, ठीक है। there is no loss in mass, no loss in mass, या मैं ये भी बोल सकता हूं there is no elimination of smaller particles,
smaller particles, they are known as addition polymers. ठीक है, so addition polymers हमने काफी सारे अभी डिस्कस किए. Addition polymers are those polymers in which during polymerization there is no elimination of smaller particles, there is no loss in mass, या बोल सकते हैं the mass of the polymer is equal to the sum of masses of the monomers. ठीक है, एंड सेकेंड ये होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर्स. सो व्हाट आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स? कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स in which during formation smaller molecules are eliminated. For example, हमने नायलॉन 6,6 डिस्कस किया था, उसमें वाटर एलिमिनेट हो रहा था. और दूसरा हम डिस्कस करते हैं, so this is again hexamethylene diamine, hexamethylene diamine and CH2 8 COH. So 10 carbon atoms are present. It is known as sebacic acid. sebacic acid. ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, एक H एक OH एलिमिनेट होगा, एंड इट विल ऑल्सो फॉर्म व्हाट, दिस लिंकेज अमाइड. सो इट इज जस्ट लाइक नायलॉन 6,6, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट सेम. हेक्सामिथाइलिन डायमीन में तो 6 ही हैं, राइट, बट यहाँ पर 10 कार्बन एटम्स हैं, तो ये रिपीटेड यूनिट्स होंगे. तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा नायलॉन 610. ठीक है, ये नाम होगा. 6 कार्बन एटम तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है एंड 10 कार्बन एटम्स आर इन सेबासिक एसिड. अगेन इट इज ए पॉलीअमाइड. पॉलीअमाइड क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड वो NH लिंकेज है और इसलिए क्या होगा, पॉलीअमाइड होगा. तो जैसे अब मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नायलॉन 610, फर्स्ट it is a homopolymer or copolymer. So it is a copolymer. There are two monomeric units. Second, is it addition polymer or condensation polymer? So it is condensation polymer because it involves loss of what? Water molecule. Next very important thing, is it a लीनियर पॉलीमर? ऑफ कोर्स लीनियर पॉलीमर, बट इसमें क्या होगा, एज बॉन्डिंग होगी, तो क्रॉस लिंकेजेस क्या होंगे, दो पॉलीमरिक चेन्स के बीच में बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो चेन्स के बीच में बनेगी. ठीक है, सो इज इट ए नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर? इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है. सो नायलॉन 6,6, नायलॉन 610, आगे हम पढ़ेंगे नायलॉन 6, ऑल दीज आर synthetic polymers. One important thing, but the molecules which are eliminated are water molecule. either water eliminate हो सकता है और HCl और अमोनिया और CO2. ठीक है, ये सारी जो छोटे पार्टिकल्स हैं they can be eliminated. अल्कोहल एलिमिनेट हो सकता है, या मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ पॉलीमर will be less than the summation of mass of what, monomers. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. सो आप नोट करें, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which are formed by joining. Condensation polymers are those polymers which are formed by joining of what, smaller units of monomers, which are formed by joining of smaller units of monomers. ठीक है, and it also involve elimination of smaller particles. It also involve elimination of smaller particles like alcohol, water, HCl, ammonia, CO2 etc. ठीक है, तो छोटे पार्टिकल्स का एलिमिनेशन होगा एंड द मास ऑफ पॉलीमर विल बी लेस देन द मास ऑफ द मोनोमर्स. ओके, तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाते हैं. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. ओके, तो ये एक क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स. एक बहुत ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, दिस इज द फिफ्थ क्लासिफिकेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर, रिएक्शन पाथ
of polymerization. So on the basis of reaction path or mechanism, we can classify the polymers as a chain growth polymer and step growth polymer. ठीक है, तो स्टेप ग्रोथ बाद में अपन बात करते हैं, पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज चेन ग्रोथ. ठीक है, तो जैसे हमने जो विनाइल जो ग्रुप्स हैं ये डिस्कस किए, तो अगर एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाए, दूसरे से तीसरा, एक एक करके, ठीक है, वन बाय वन मॉलिक्यूल ज्वाइन होते जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. ठीक है, कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं. सो इन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन the chains are increased by the addition of monomeric units one by one. ठीक है, so in chain growth polymerization the polymeric chains are formed by joining of monomeric units one by one. ठीक है, so हम ये बोल सकते हैं कि this type of polymerization can take place in three ways. ठीक है, three types of mechanism are possible for chain growth polymerization. Of them one is free radical mechanism. Free radical mechanism. ठीक है, सेकेंड विल बी एनायनिक एंड थर्ड विल बी cationic mechanism. First is free radical mechanism. So for the free radical mechanism, various initiators for the reaction are used, and two of them are very common initiators. So this is known as tertiary butyl peroxide, tertiary butyl peroxide. ठीक है, एंड दिस वन इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड. ठीक है, दीज आर द रेडिकल इनिशिएटर्स. ठीक है, ओके, सो दीज आर द रेडिकल इनिशिएटर्स. सो रेडिकल इनिशिएटर्स क्या होते हैं, दे आर पेरोक्साइड ग्रुप्स. सो पेरोक्साइड ग्रुप्स क्या होते हैं, दे अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज और क्या बना लेते हैं, रेडिकल्स बना लेते हैं. इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं आई एन डॉट, मतलब आई एन डॉट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इनिशिएटर. ओके, इनिशिएटर. तो विनाइल पॉलीमराइजेशन में अगर अपन देखें, जो इनिशिएटर है आई एन डॉट, इट विल अटैक द मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म आई एन CH2 CH डॉट एंड G, रेडिकल बना लेगा. ठीक है, सो दिस स्टेप इज नॉन एज व्हाट, इनिशिएशन स्टेप. दिस स्टेप इज नॉन एज इनिशिएशन. ओके, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो इनिशिएशन हुआ है, ठीक है, जो रेडिकल बना है, दिस विल अटैक अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड दीज टू मॉलिक्यूल्स विल ज्वाइन विथ ईच अदर and will form another radical. फिर ये क्या होगा, किसी और मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता जाएगा. ठीक है, ये किसी और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, अनदर रेडिकल. ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है इनको क्या कहा जाता है, प्रोपगेशन. सो दीज आर प्रोपगेशन स्टेप्स. ठीक है, एंड व्हेन टू पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक है, हैविंग रेडिकल्स, दे यूनाइट. और ये मोनोमेरिक यूनिट यूनाइट्स. ठीक है, तो अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इट विल एंड द प्रोसेस और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, एंड इट विल फॉर्म द पॉलीमर. तो जो इनिशिएटर है दैट विल बी इन स्मॉल नंबर, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्बन चेन होगी. इनिशिएटर का क्या रोल है, बस थोड़ा सा रोल है, दैट इज टू इनिशिएट द रिएक्शन, और इस तरह से पॉलीमर बन जाता है. ठीक है, बट इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड विल बी रेडिकल. सो दिस G ग्रुप शुड व्हाट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर सच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव CH2 double bond CH3 propylene, so methyl is what, plus I group, and it will increase the stability of radical. And if you have CH2 double bond CHCN, so it will decrease the stability of free radical because CN is what, minus I group. So those type of molecules in which G group is electron donating group
and will stabilize the free radical, ठीक है. They will or they can be formed by what? Free radical polymerization. So those type of polymers are formed by free radical polymerization in which the intermediate radical is stabilized by the G group, ठीक है. For example, styrene, जानते हो CH2 डबल बॉन्ड CH-PH, अभी बताया था आपको. सो यहाँ पर अगर रेडिकल बनेगा तो दैट विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग. सो इट कैन आल्सो बी फॉर्म, बट इसमें प्रॉब्लम होगी बिकॉज द इंटरमीडिएट रेडिकल विल बी अनस्टेबल, ठीक है. सो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशंस आर इनिशिएटेड बाय टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड. Initiators are free radicals. Free radicals combine with the molecules to generate another free radical, carbon free radical, and these carbon free radicals attack on other molecules to generate a bigger radical. And this is a chain growth polymerization because every molecule is associated to the main chain to increase the size of the main chain. So one by one molecules will associate with the chain, and इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? Chain growth polymerization. Okay, copy कर लीजिए इसको. Second type of polymerization is, or chain growth polymerization takes place by anionic polymerization. So anionic polymerization. So such type of reactions are catalyzed by or initiated by butyl lithium or sodamide. So these are anions, ठीक है, और nucleophiles you can say. तो यहाँ पर जिससे अपन ने रिएक्शन करानी है विनाइल टाइप के डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है. फर्स्ट स्टेप, मान लो मैंने ब्यूटाइल लिथियम लिया, सो बेसिकली इट इज न्यूक्लियोफाइल. NaNH2 लिया, इट इज न्यूक्लियोफाइल. तो मैं ऐसे जनरल लिख सकता हूँ इसको, न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विद व्हाट? विनाइल डेरिवेटिव, ठीक है, विनाइल मोनोमर, और इस तरीके से बना लेगा Nu CH2 CH लोन पेयर एंड G. फिर ये जो एनायन होगा दैट विल रिएक्ट विद, कार्बन आयन विल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल जिस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुई है. ये बहुत कम क्वांटिटी में होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को इसने ट्रैप कर लिया, एनायन बना लिया. अब ये एनायन दूसरे मॉलिक्यूल जिन पे कोई रिएक्शन नहीं हुई फिर उनसे रिएक्शन कर रहे हैं, और इस तरीके से ये जो कार्बन चेन है या पॉलीमेरिक चेन है ये इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है. बट द इंटरमीडिएट्स विच आर फॉर्म्ड आर व्हाट? द इंटरमीडिएट्स आर कार्बन आयन. अब जैसे मान लो ये लॉन्ग चेन जो है बन गई, मान लीजिए, तो इसको अब रोके कैसे? पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कैसे करें? तो थोड़ा सा क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं, प्रोटोनेट इसको कर देते हैं. तो प्रोटोनेशन से यहाँ H आ जाएगा और पॉलीमर चेन का ग्रोथ होना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. एसिड डाल देते हैं इसमें, तो एसिड से पॉलीमेरिक चेन्स ग्रो करना बंद कर देती हैं, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशंस आर एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड द इंटरमीडिएट्स आर कार्बन आयन. अब जैसे मैं ये बोल रहा था आपसे कि हमारे पास मान लो पॉली अक्राइलोनाइट्राइल है, अक्राइलोनाइट्राइल, प्रोपलीन, इन दोनों में से कौन फेवर करेगा? ठीक है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन. तो ये जो ग्रुप है CN, ये -M या -I विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डोनेटिंग ग्रुप है. तो यहाँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होगी, बट यहाँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. सो दिस विल फेवर एनायनिक पॉलीमराइजेशन एंड दिस विल नॉट फेवर व्हाट? एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट स्टाइरीन, so in case of styrene, if a radical is formed or an anion is formed, both will be resonance stabilized, and in such case, ठीक है, anionic polymerization will also be favorable because of the intermediate carbon ion getting resonance stabilized with the benzene ring. Okay, please copy कर लीजिए. Okay, so last is, or last type of chain growth polymerization is cationic polymerization. So in cationic polymerization, क्या होगा बताओ? In cationic polymerization,
द मैकेनिज्म इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्ब केटायंस। इसमें क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट कार्ब केटायन। एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय एसिड्स, ठीक है, और H प्लस आयंस, ठीक है। तो जैसे अगर अपन यहां बात करें H प्लस की रिएक्शन हमने कराई, तो यहां क्या बन जाएगा? CH2 CH प्लस G, सॉरी CH3। फिर ये केटायन जो होगा इंटरमीडिएट, ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और इस तरीके से क्या होगा? दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन एंड दिस इज व्हाट? बेसिकली इट इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो एक एक करके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे और ये जो बड़ी चेन्स बन जाएंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि जैसे इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा? अब यहां से अगर मान लीजिए प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो जाए तो क्या होगा? ये दिस सिग्मा विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन चेन टर्मिनेशन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द chain growth polymers and such type of polymers involve formation of what? Carb cation। तो यहाँ पे G ग्रुप क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो ये फेवर करेगा और विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो फेवर नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CN, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ रेडिकल, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है तो केटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये केटायनिक पॉलीमराइजेशन फेवर नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH OC डबल बॉन्ड OCH3, yes it will favor polymerization because this group is what? प्लस M ग्रुप, ठीक है, तो केटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मान लीजिए इस फॉर्म में हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये केटायनिक पॉलीमराइजेशन को फेवर नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ए विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करी थी स्टायरीन की, CH2 डबल बॉन्ड CHPH, तो रेडिकल बने, केटायन बने या एनायन बने, ठीक है, हर केस में क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अगर यहाँ पे स्टायरीन है तो रेडिकल भी स्टेबल होगा, केटायन भी स्टेबल होगा और एनायन भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये फेवर करेगा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर फेवर हो रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? स्टायरीन, बिकॉज स्टायरीन में क्या होगा? रेडिकल भी स्टेबल बनेंगे, केटायन भी स्टेबल बनेंगे और एनायन भी स्टेबल बनेंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमने डिस्कस किए, एडिशन के टाइप्स हमने डिस्कस किए, केटायनिक, एनायनिक एंड रेडिकल पॉलीमराइजेशन। इसके पहले हमने क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ होमोपॉलीमर, सॉरी मोनोमेरिक यूनिट्स, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने क्लासिफाई किया था नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर लीनियर, ब्रांच्ड एंड cross-linked polymer, and on the basis of the molecules which can be either eliminated or not, हमने एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर में आज हमने काफी बेसिक डिस्कशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, केटायनिक, एनायनिक एंड व्हाट? फ्री रेडिकल पॉलीमर्स, ठीक है। तो कैसे क्या बनते हैं इस बारे में हमने बातचीत की। जब भी अब आप पॉलीमर्स कोई नया पढ़ें तो आप लोग सबसे पहले डिस्कस करें या सोचें मन में कि भाई ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, नेचुरल है या सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है, या फिर आप ये सोचें उसके बारे में कि ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, या फिर ये देखें कि वो ब्रांच्ड है, लीनियर है या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, ठीक है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन है, स्टेप ग्रोथ है या चेन ग्रोथ, ठीक है। तो इसके बारे में बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hello students,
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक पॉलीमर, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलीमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स और विच आर हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसी जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, एंड दीज रिपीटेड यूनिट्स फॉर्म पॉलीमर। ओके, सो दीज रिपीटेड यूनिट्स आर नॉन एज मोनोमर्स, एंड द process by which these are joined is known as polymerization. Okay, तो polymers को हमने classify किया था on the basis of monomeric units. तो first classification was on the basis of monomeric unit, और हमने बोला था कि polymers can be of two types, homomers या homopolymers and copolymers. ठीक है, तो homopolymers क्या होते हैं, जिनमें एक ही टाइप का मोनोमेरिक यूनिट होता है, और कोपॉलीमर क्या होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहाँ से पॉलीमर मिलते हैं उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था। पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड व्हाट, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल मतलब जो मतलब मैनमेड नहीं है, जो नेचर से मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है नेचुरल पॉलीमर्स की, और सिंथेटिक मतलब जो लैब में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिनका किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक चेन्स क्लासिफाई कर सकते हैं एज लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई पॉलीमर्स एज व्हाट, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर वो होते हैं जिनमें जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स तो कोई छोटा पार्टिकल एलिमिनेट नहीं होता है, और कंडेंसेशन वो होते हैं जिनमें जब मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ते हैं बाय केमिकल रिएक्शन तो छोटे पार्टिकल वाटर, अल्कोहल, HCl, CO2, अमोनिया का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द पॉलीमर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। चेन ग्रोथ क्या होते हैं, जिसमें एक एक मोनोमेरिक यूनिट जुड़ती जाती है, दैट इज चेन ग्रोथ। और स्टेप ग्रोथ क्या होता है, जिसमें ब्लॉक्स में मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो स्टेप ग्रोथ के बारे में और बाद में अपन बातचीत करते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एंड 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इसमें हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और विनाइल पॉलीमर्स कुछ हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने कैटायनिक, एनायनिक, रेडिकल पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डाइन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन, इनमें किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। तो पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज विनाइल पॉलीमराइजेशन। इसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में क्या है, कॉन्जुगेटेड है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसमें 2 टाइप से पॉलीमराइजेशन हो सकता है। एक पॉलीमराइजेशन तो हम ऐसे सिंपल मान सकते हैं 1-2 एडिशन। सो 1-2 एडिशन इज सेम एज विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो यहां G की जगह पर मैंने क्या ले लिया, अल्कीन ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मैंने करा देनी है। तो क्या होगा, अगर फर्स्ट और सेकेंड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो 1-2, ठीक है, 1 और 2 में आपस में बॉन्डिंग होता है। ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 1 के साथ जुड़ जाएगा, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के 2 के साथ जुड़ जाएगा, और ऐसे रिपीटेड यूनिट्स अगर बनती हैं तो इनको बोलते हैं 1-2 एडिशन। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है दैट इज नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, GI शो नहीं कर रहा है। ठीक है, 1-4 एडिशन सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हो सकता है। इसमें फर्स्ट और फोर्थ आपस में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर रेडिकल्स बन जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है और आपस में शेयर करके इन दोनों ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज आ जाएं तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लें। ठीक है, फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लें, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लें। तो क्या होगा, ये रिपीट होती जाएंगी यूनिट्स। बट यहां पर क्या होगा, रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो 1 किसी और से ज्वाइन हो रहा है, 2 और 3 आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, 4 किसी और से ज्वाइन हो रहा है। मतलब ये रिपीटेड यूनिट हो गई इसकी।
ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं 1,4 एडिशन। ठीक है, तो 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन, दो टाइप के एडिशन हो सकते हैं अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जो बनते हैं 1,4 एडिशन से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल रबर। सो नेचुरल रबर is formed by 1,4 polymerization, नेचर में एग्जिस्ट करता है, एंड द मोनोमेरिक यूनिट इज ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन। मोनोमेरिक यूनिट इज आइसोप्रीन। तो इसके अगर 1,4 पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे 1,4 पॉलीमर बना सकते हैं। अब जो डबल बॉन्ड बीच में है इट कैन शो GI। ठीक है, और GI होगा तो दो फॉर्म्स बन सकते हैं, ऐसा IIT में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेचुरल रबर जो होगा वो जो डबल बॉन्ड है उसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। सिस फॉर्म कैसे बनाओगे, CH2 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये क्या होंगे, रिपीटेड यूनिट्स होंगी, तो दिस इज सिस फॉर्म। और क्योंकि ये आइसोप्रीन से बन रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज पॉली आइसोप्रीन। क्या है ये, पॉली आइसोप्रीन है। ठीक है, सो सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन, सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन इज व्हाट, इट इज नेचुरल रबर। ठीक है, सो नेचुरल रबर इज व्हाट, नेचुरल रबर इज सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन। ओके, तो अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, आइसोप्रीन का, पॉली आइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म बनाते हैं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म ऑफ polyisoprene, it is known as गुट्टा पर्चा। बड़े अजीब लग रहे होंगे आपको नाम। ठीक है, नाम याद रखना है, एक्चुअली नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा देखो, मैंने बोला था आपका हमारा एम क्या है, हमारा एम है क्वेश्चन सही करना। ठीक है, तो क्वेश्चन सही करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सिस फॉर्म इज व्हाट, दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ रबर, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, और दिस इज ऑल्सो पॉलीआइसोप्रीन बट इट इज ट्रांसफॉर्म, इसका नाम क्या है, गुट्टा पर्चा। ठीक है, ऐसे ही 1,4 एडिशन से बनने वाले पॉलीमर में एक और इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्रीन। ठीक है, सो पॉलीक्लोरोप्रीन, या मतलब मोनोमेरिक यूनिट क्लोरोप्रीन। सो दिस मोनोमर इज नोन एज व्हाट, क्लोरोप्रीन। और हम इसका क्या करें, इस तरीके का पॉलीमर बना लेते हैं 1,4 एडिशन, तो इसको बोलते हैं पॉली क्लोरोप्रीन। दिस इज सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर होगा, या इसको डाइप्रीन भी कहा जाता है, डाइप्रीन। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जो हमने किया, और हमने डिस्कस किया कि ये सारे क्या है, एडिशन पॉलीमर है। और एडिशन पॉलीमर के लिए हमने, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, पहले 1,2 एडिशन और फिर हमने बनाया 1,4 एडिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces of attraction between polymeric chains। तो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पर भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले होते हैं इलास्टोमर्स,
तो इलास्टोमर्स ऐसे कॉइल्ड अप पॉलीमर होते हैं जिगजैग फॉर्म में, रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऐसी पॉलीमेरिक चेन्स जो रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, दे आर इलास्टोमर्स, और इनमें बहुत कम क्रॉस लिंकेजेस होती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होंगे, एक्सटेंड हो जाते हैं, और कुछ हद तक जो इनमें जो चेन्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, एक्सटेंशन को रोकती हैं। तो अपनी जो लेंथ है इससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स दे कैन बी एक्सटेंडेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड व्हेन दिस फोर्स इज रिमूव्ड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। एंड द ओरिजिनल स्टेट में क्यों आते हैं, क्योंकि कॉइल्ड अप है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वापस से जैसे फोर्स रिमूव होता है तो ये रैंडमली ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो चीज इनको बचाती है वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पर आने के लिए, वो है द क्रॉस लिंकेजेस। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें तो क्या होगा, फिर ये ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आ पाते। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नॉन एज व्हाट, इलास्टोमर्स। सो इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टी भी मतलब कई जगह पे यूजफुल होती है, पैकिंग मटेरियल है, ठीक है, रबर बैंड्स हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप फोर्स लगाएं और कोई चीज एक्सटेंड हो जाए, और एक्सटेंड होने के बाद व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। सो दे विल बी अमोर्फस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, दे विल हैव लो डेंसिटी, ठीक है, बिकॉज द चेन्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दे हैव वेरी लो टेंसाइल प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने फोर्स लगा तो टूट जाते हैं, एंड ऑल्सो दे आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इलास्टोमर्स की, मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूं। Elastomers are those polymers. Elastomers are those polymers in which weak intermolecular forces of attraction, weak intermolecular forces of attraction, weak intermolecular forces of attraction are present between polymeric chains, polymeric chains, ठीक है। chains are randomly oriented, chains are polymeric chains are randomly oriented, polymeric chains are randomly oriented, ठीक है। these compounds are amorphous, ठीक है, these compounds are amorphous, ठीक है। क्यों amorphous है, क्योंकि क्लोज पैकिंग नहीं है, randomly oriented है, और इसीलिए क्या होंगे, दे आर अमॉर्फस, ठीक है। दीज पॉलीमर्स एक्सटेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दीज पॉलीमर्स एक्सटेंड और स्ट्रेच, तो 2 to 10 टाइम्स एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच और एक्सटेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, and return to original state when the force is removed, ठीक है, and return to original state when the force is removed, ठीक है। they have very less cross linkages between them, so they have very less cross linkages between polymeric chains, they have very less cross linkages between polymeric chains, they are randomly coiled, they are randomly coiled, they are randomly coiled, तो randomly coiled polymers हैं। अगर मान लीजिए कि इसके कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो बेस्ट एग्जांपल इसका होगा नेचुरल पॉलीमर, सॉरी नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर इज बेसिकली ए पॉलीमर ऑफ इथीन, तो ऐसे जो चेन्स बनती है इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भी नहीं, ठीक है, और अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो रैंडमली ओरिएंटेड चेन्स ये बनाएंगे, ठीक है। तो रैंडमली ओरिएंटेड चेन, सॉरी नेचुरल रबर, तो इस तरीके से 1,4 एडिशंस है पॉलीआइसोप्रीन, तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ओके। बट इसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे मान लो कि ये पॉलीमेरिक चेन्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड है, हालांकि मैंने स्टेट बना दी। अब मान लो कि इसको हीट किया जाए सल्फर के साथ,
तो सल्फर के साथ हीट करने में क्या होता है, ये रेडिकल एडिशन से, ये सल्फर से ज्वाइन हो जाता है, सिमिलरली रेडिकल एडिशन से सल्फर से ज्वाइन हो जाता है, और ऐसी नई क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। सो क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाती हैं, और नई क्रॉस लिंकेजेस डेवलप होने से जो प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाती है। जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकेजेस होंगी, एज द क्रॉस लिंकेजेस इंक्रीजेस, ठीक है, द स्ट्रेचेबिलिटी विल डिक्रीज, द अब्रेशन प्रॉपर्टी विल डिक्रीज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, in order to improve the properties of natural rubber, it is heated in the presence of sulfur. It is heated in the presence of sulfur. It is heated in the presence of sulfur. It develops cross linkages. It develops cross linkages between polymeric chains. It develops cross linkages between polymeric chains. अब एक्स्ट्रा क्रॉस लिंकेजेस आने से क्या होगा, इट विल इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर. इट विल इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर. ठीक है. सो दीज आर इलास्टोमर्स. बेसिकली ऐसा नहीं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, मगर हर जगह हर तरीके का मटेरियल काम में नहीं आ सकता. फॉर एग्जाम्पल हमें एक रोप बनानी, रस्सी बनानी जो पानी खींचने के लिए, ठीक है, कुएं से पानी खींचने के लिए बनानी, तो हम इससे नहीं बना सकते इलास्टोमर से. आप तो खींचते जाएंगे, ठीक है, पानी ऊपर आएगा ही नहीं. तो हमें ऐसा मैटर चाहिए जो स्ट्रेच ना हो, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो. ठीक है. और ऐसे मैटर कहलाते हैं फाइबर्स. तो सेकेंड type of polymer classified on the basis of intermolecular forces, ठीक है, are fibers. Fibers वो मटेरियल होते हैं जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स क्या होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नायलॉन, ठीक है, 6 मैंने बताया था आपको. खैर एनीवे मैं एक जनरल नायलॉन बना रहा हूं. नायलॉन्स आर व्हाट, पॉलीअमाइड्स. नायलॉन्स आर पॉलीअमाइड्स. तो ऐसे अमाइड लिंकेजेस सब में होगा. अब जैसे कोई दूसरी पॉलीमेरिक चेन है, तो दूसरी पॉलीमेरिक चेन में क्या होगा, आपस में ये जुड़ जाएंगे बाय एज बॉन्डिंग. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एज बॉन्डिंग दे विल डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बिटवीन पॉलीमेरिक चेन्स. और इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस होने की वजह से अब आप फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, और एक्सटेंड नहीं होगा, एंड सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स विल नॉट बी नॉन एज इलास्टोमर्स, दे विल बी नॉन एज फाइबर्स. ठीक है. सो फाइबर्स आर those type of polymers in which polymeric chains are associated with strong intermolecular forces of attraction. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. These type of forces can be हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे इसमें है पॉलीअमाइड्स जो होते हैं, इनको क्या कहते हैं, पॉलीअमाइड्स. इनमें एज बॉन्डिंग होती है. सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस कैन बी एज बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है. और डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है. तो इस तरह के जो पॉलीमर्स होंगे ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं. ठीक है. दे आर कॉम्पैक्ट, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. दे हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर.
ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो इस तरीके के जो मैटर होते हैं कॉम्पैक्ट, हाई डेंसिटी, ठीक है, और इनकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, लो इलास्टिसिटी, मतलब फोर्स लगाने पे एक्सटेंड नहीं होंगे, बट दे हैव वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज, वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन या बहुत ज्यादा फोर्स सहन कर सकते हैं, टूटेंगे नहीं है, ठीक है। सो वेरी हाई टेंसाइल प्रॉपर्टीज। सो ऑल्सो दे हैव देयर ऑन, मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, दे हैव देयर ऑन एप्लीकेशंस, और जहां पर इसकी यूज होता है, ठीक है, जहां फाइबर रिक्वायर्ड है वहां फाइबर रिक्वायर्ड है, जहां इलास्टोमर रिक्वायर्ड है इलास्टोमर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रांग, तो क्या होगा, रैंडमनेस नहीं होगी, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, कॉम्पैक्टनेस होगी, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और इलास्टोमर में रैंडमली ओरिएंटेड है, वेरी लो क्रॉस लिंकेजेस, तो क्या होंगे, फोर्स लगाने पे एक्सटेंड हो जाएंगे, रैंडम होंगे, अमॉर्फस होंगे, लो डेंसिटी होगी, ठीक है, इलास्टोमर में। देख लीजिए एक बार, कॉपी कर लीजिए। ओके, थर्ड टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, आप अपना टाइम लेके, पॉज लेकर के जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, इनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। सो थर्मोप्लास्टिक्स वो पॉलीमर होते हैं जिनको आपने हीट किया तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर मान लीजिए वापस कूलिंग की जाए तो वापस क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, विच बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड रीगेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, और स्टिफनेस बोल सकते हैं, या बिकम्स हार्ड, ओरिजिनल प्रॉपर्टी मतलब बिकम्स हार्ड, ठीक है, ऑन कूलिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो टूथब्रश हम यूज करते हैं, उसमें आप गर्म पानी में डाल दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और वापस से ठंडा होगा तो क्या होगा, वापस से कूल होने पे हार्ड हो जाता है, ठीक है, बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड रीगेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑन कूलिंग। सो दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम्स, तो बार बार ये प्रॉपर्टीज को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंजेस ला रहे हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई नए केमिकल बॉन्ड बन नहीं रहे हैं उसमें, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। तो ऐसे पॉलीमर्स क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी क्ले, ठीक है, यूज किया होगा, टॉयज वगैरह बनाने के लिए कुछ सिंथेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो यूज किया होगा, तो वो सब क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे मैंने बताया आपको ब्रश, ये भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स बेसिकली वो पॉलीमर्स हैं जिनका टेम्परेचर चेंज करने पर कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, दे आर थर्मोप्लास्टिक्स। और एक लास्ट टाइप के और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको आपने हीट किया, ठीक है, ऑन हीटिंग दे बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक है, ऑन हीटिंग दे बिकम कॉम्पैक्ट, और ये रिवर्स नहीं हो पाता है। मतलब आप सोचें कि लो टेम्परेचर कर दें या कूल कर दें तो फिर ये रिवर्स हो जाए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर दे डेवलप न्यू क्रॉस लिंकेजेस, नए बॉन्ड्स बना लेते हैं और केमिकल चेंज हो जाता है ये, तो कुछ नया मैटर बन जाता है जो काफी कॉम्पैक्ट होता है, नए क्रॉस लिंकेजेस होता है, ठीक है। जैसे बेकेलाइट है,
तो अगर आपने हीट किया तो क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट मैटर बन जाएगा, और उसके बाद आप सोचे कि रिवर्स करके उसको उसी शेप पर ले आए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में कुछ बेसिक डिफरेंस है, एंड दैट इज व्हाट, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, इंक्रीज करें डिक्रीज करें टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल नहीं होगी। जबकि थर्मोसेटिंग में हीट करने पर न्यू क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाती है। मैंने बताया था आपको बेकेलाइट का एग्जांपल फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था। सो दे डेवलप न्यू क्रॉस लिंकेजेस, हालांकि बेकेलाइट एक बार और हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्टिसाइजर। ठीक है, प्लास्टिसाइजर क्या होता है? सो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, दे आर कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, तो सॉफ्ट नहीं होते हैं, और ऐसे में क्या करते हैं हम, प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं, और प्लास्टिसाइजर मिलाने से क्या होता है, ऑन हीटिंग देयर प्रॉपर्टीज चेंजेस, और प्लास्टिसाइजर मिलाने से अगेन दे बिकम व्हाट, थर्मोप्लास्टिक्स। सो प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, दे आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर एडेड, प्लास्टिसाइजर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are added to certain polymers. Plasticizers are those organic compounds which are added to certain polymers or certain plastics. ठीक है, okay, in order to make the plastics thermoplastics. ठीक है, तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब दे आर नॉट थर्मोप्लास्टिक्स, बट ऑन एडिशन ऑफ plasticizer the properties changes and they behave like thermoplastics, और हीट करने पर सॉफ्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिसाइजर हैं हमारे पास में। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत रेयर चांस है इसका, तो ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सो दिस इज एन एस्टर, इसको बोलते हैं डीपी, डाई अल्काइल थैलेट या डाई ब्यूटाइल PHTHALAT थैलेट, DBP, ओके, डाई ब्यूटाइल थैलेट। तो इस तरीके के कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के। तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो भी समझने वाली चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और इस लिस्ट में जो भी पॉलीमर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब भी अब आप कोई पॉलीमर पढ़ेंगे तो अब आपको खुद सोचना है कि ये पॉलीमर एडिशन है या कंडेंसेशन है। ठीक है, स्टेप ग्रोथ है या चेन ग्रोथ है, नेचुरल है या सिंथेटिक है। ठीक है, फिर इसके बाद इलास्टोमर है या थर्मोसेटिंग पॉलीमर है या क्या है, फाइबर है या थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इलास्टोमर से तो ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट फाइबर से कम होते हैं, तभी तो वो मतलब हीटिंग करने पर क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट, जो कि पॉलीमर चेन से एक दूसरे से स्लिप पास करती हैं तो क्या हो जाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, और वापस से कूल करने पर अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सारे पॉलीमर्स की लिस्ट बनाते हैं, और इसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं जो लिस्ट बनाता हूँ वो बनाता हूँ एडिशन पॉलीमर्स के लिए। ठीक है, ओके, एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का लॉस नहीं होता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, सो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन नो स्मॉलर पार्टिकल इज एलिमिनेटेड। तो इसमें सारे जो हमने डिस्कस किए थे एक एक करके फिर से डिस्कस कर लेते हैं, और इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में आप लोग बना लें। सो इथीन, इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल बी पॉलीथीन। ठीक है, बट इफ द टेम्परेचर यूज्ड इज 350 एंड अबव 530 Kelvin and the reaction is carried out at 1000 to 2000 atm in the presence of oxygen traces,
So it will form polythene, and such type of polymer will be low grade polymer, and it will be known as low density polyethylene. तो इसको LDPE भी लिखते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन. ओके, बट इफ द सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, भाई लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो स्लो हो जाएगा. अब कोई चीज स्लो हो जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी बनाने की, ठीक है. बट अगर मान लीजिए कि 330 से 350 केल्विन तक और 1 atm to 2 atm प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट अगर यूज किया जाता है, ठीक है, तो इट फॉर्म्स ए वेरी गुड क्वालिटी पॉलीमर, ठीक है, नॉन एज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, HDPE. तो एक्चुअली क्या होता है, जो HDPE है ये क्या बनता है, बहुत स्लो बनता है, और इसमें कोई ब्रांचिंग के चांसेस भी नहीं है. आपने ऑक्सीजन ट्रेसेस लिया नहीं है क्योंकि रेडिकल बनेगा नहीं. तो अगर ये लीनियर पॉलीमर होगा तो ये काफी कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट पॉलीमर बनेगा. लेकिन जो LDPE होता है ये हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल बनाया जाता है. तो जैसे मान लो कोई पॉलीमेरिक चेन है, इसमें से रेडिकल ने यहां से H डॉट निकाल लिया, रेडिकल बन गया. अब ये एक डायरेक्शन में तो पॉलीमराइजेशन चल ही रहा है, इसकी साइड चेन्स बनना भी शुरू हो जाती हैं. इस डायरेक्शन से भी ये पॉलीमेरिक चेन बनाने लगता है. और ऐसे में क्या होता है, जब ये साइड चेन्स बनाता है तो इट फॉर्म्स ए ब्रांच्ड पॉलीमर. और जो ब्रांच्ड पॉलीमर है आप जानते हैं, दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है, लो क्वालिटी मटेरियल होगा, ठीक है. जबकि जो स्ट्रेट चेन होगा, ये चेन्स काफी क्लोज आ सकती हैं, ये कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा. बट इसके भी यूजेस हैं, जो पैकिंग बैग्स, ठीक है, जिन पर आजकल बैन लग चुका है, ये पॉलीथीन के बनते हैं. लेकिन जो बकेट्स हैं, जो मतलब, ठीक है, आप लोग जानते हैं बाथरूम वगैरह में जो बकेट्स यूज होती हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनती हैं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टफ मटेरियल चाहिए, HDPE, ठीक है, बकेट्स बनाने के लिए. और पॉलीथीन जो बैग्स हैं, कैरी बैग्स हैं, वो बनाने के लिए हमें लो क्वालिटी मटेरियल चाहिए. तो ये कॉस्ट भी इसकी कम होती है और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है. एप्पल लेने गए आधा किलो, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैकिंग बैग दे देगा आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन से बना हुआ, ठीक है. बाल्टी थोड़ी दे देगा, एक बाल्टी दे दी, बाल्टी में आधा किलो एप्पल ले जाओ, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हर एक मटेरियल की अपनी क्या होती है, यूज होती है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, LDPE एंड HDPE. ओके, तो प्रोपीन, अनदर पॉलीमर प्रोपीन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम. तो आप लोगों को भी लग रहा होगा क्या चैप्टर है यार. भाई देखो, पढ़ना है इसलिए थोड़ी कि हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ना तो इसलिए है कि हमें मार्क्स मिले, ठीक है. और मार्क्स मिलने के लिए अगर हमें कोई चीज पढ़नी पड़ रही, थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, पढ़ना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज प्रोपीन या प्रोपलीन, एंड दिस इज नॉन एज पॉलीप्रोपलीन, ठीक है. तो पॉलीप्रोपलीन बनाने के लिए देखिए यहां पर कायरल सेंटर आ रहे हैं. अब कायरल सेंटर आ रहे हैं तो क्या होगा, कई सारी यूनिट्स होंगी, तो कई सारे कायरल सेंटर होंगे. अब अगर ये रैंडमली ओरिएंट हो जाए, एक R, एक S, फिर R, फिर SS, फिर R, फिर RR, ठीक है, इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड अगर बनेंगे तो क्वालिटी पॉलीमर की डिग्रेड हो जाती है. हमें चाहिए कि जो पॉलीमर बने वो क्या बने, परफेक्ट बने. मतलब कम से कम परफेक्ट ना बने तो ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, सारे R बन जाए या सारे S बन जाए या ऑल्टरनेट हो, एक R, एक S, एक R, एक S. तो प्रॉपर्टीज इसकी यूजफुल होंगी, जो मटेरियल बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज यूजफुल होंगी. और इसके लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट. तो दैट इज ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4, ठीक है. यहां पर भी कैटलिस्ट यूज करते हैं हाई क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए,
जिगलर नाटा। तभी ये जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में, ठीक है, बन पाती हैं, लीनियर पॉलीमर बन पाता है। और न सिर्फ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, लीनियर पॉलीमर, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो भी फिक्स आती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिपेयर द पॉलीमर्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। हाई क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो हमने देखे दो पॉलीथीन, सॉरी पॉलीथीन। सो पॉलीथीन दो टाइप के हो सकते हैं, एलडीपी एंड एचडीपी, कंडीशंस हमने देखी, एंड पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH-PH। सो स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, अक्राइलोनाइट्राइल, तो इसको हम बोलते हैं पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। पान, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, पान। तो पान का क्या है मोनोमर, कभी क्वेश्चन आ जाए, पान का क्या है मोनोमर, चूना, सॉरी चूना नहीं, क्या है, अक्राइलो नाइट्राइल, ओके। और दूसरी बात, ये एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेचुरल नहीं, सिंथेटिक पॉलीमर है। CFF डबल बॉन्ड CFF, ठीक है, N, तो इससे बन जाएगा CF2 होल N। तो दिस इज पॉली टेट्राफ्लूरो इथीन, दिस इज नॉन एज टेफ्लॉन, ठीक है, नॉन स्टिक जो यूज करते हैं कुकिंग के लिए, दैट इज टेफ्लॉन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PTFE, पॉली टेट्राफ्लूरो इथीन। तो दिस इज क्लोरो ट्राइफ्लूरोइथीन, ठीक है। सो द नेम ऑफ मोनोमर इज टेट्राफ्लूरोइथीन, यहां पर टेट्राफ्लूरोइथीन, और यहां पर नाम होगा क्लोरो ट्राइफ्लूरोइथीन, ठीक है। तो बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट इज पॉली क्लोरो ट्राइफ्लूरो इथीन, ठीक है, पॉलीक्लोरो ट्राइफ्लूरो इथीन। नेक्स्ट इज मिथाइल मीथा, ठीक है, मिथाइल मीथा अक्राइलेट, मिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल बी पॉली मिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है, पॉली मिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है, पम्मा, पॉलीमिथाइल मीथा अक्राइलेट, ठीक है। एक बार आप इनको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट
हमने डिस्कस कर लिए 1,4 एडिशन वाले, और वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, नेचुरल रबर, ठीक है, दैट इज सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन। और 11 मैंने बताया था गुट्टा पर्चा, दैट इज ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे, एक और बताया था आपको, पॉली क्लोरोप्रीन। मैं ये लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसी लेक्चर में पढ़ाए हैं, ठीक है, और इसको, ठीक है, डाइप्रीन भी कहते हैं। तो ये सारे जो पॉलीमर्स हैं दे आर ऑल होमोपॉलीमर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन पॉलीमर, जो क्या है, कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर में इंपॉर्टेंट है बूना एस, बूना एस, ठीक है। सो बूना एस इज ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, ठीक है। तो इसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स यूज होती हैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, ठीक है। इसको बोलते हैं बूना एस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ज्वाइन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज बूना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर, ठीक है। नोट करें आप इसको, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर। देखो मैं कोई आपका दुश्मन तो हूं नहीं, बट फिर भी क्या है, सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में याद रहे। भाई आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, आप तो अपना क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बूना एन, बूना एन। सो ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल रबर, ठीक है, दिस इज बूना एन। तो इसका कैसे बनेगा पॉलीमर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH CN N, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटाडाइन अक्राइलोनाइट्राइल, रबर, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट करें, बूना एस एंड बूना एन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको SBR भी कहते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ओके। और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो मैं आपको बता दूं, जनरल स्टाइरीन रबर भी कहते हैं, GSR, जनरल स्टाइरीन रबर, ठीक है, या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं आपको कोई दुश्मन तो हूं नहीं। तो इसको दूसरे को कहते हैं NBR और GR है, ठीक है, NBR। सो अक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है, या जनरल पर्पस अक्राइलोनाइट्राइल रबर, ठीक है, GR है। तो ये कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है, लेकिन पूछ लें तो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन एन ए कोपॉलीमर। द नेम ऑफ कोपॉलीमर इज सारन, सारन। So this is vinylidene chloride and vinyl chloride. A copolymer of vinylidene chloride, vinylidene chloride and vinyl chloride.
ठीक है। तो बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सारन। ओके, तो इसके अलावा और भी हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो 16 नंबर पर है डाइनल, और इसको बोलते हैं विनाइल एन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए कोपॉलीमर ऑफ अक्राइलोनाइट्राइल एंड विनाइल क्लोराइड। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद है अक्राइलोन, ठीक है, ACRYLON, नाम भी याद रखना, ACRYLON। तो ये बनता है विनाइल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम, अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल एसीटेट से। ठीक है, विनाइल एसीटेट से तो बनने वाला कोपॉलीमर अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल एसीटेट से। और एक लास्ट है विनायोन, ठीक है। सो दिस इज विनायोन, और ये बनता है विनाइल क्लोराइड एंड सेम विनाइल एसीटेट्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका मतलब अक्राइलोनाइट्राइल और क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, अक्राइलोनाइट्राइल और विनाइल एसीटेट। ठीक है, और विनाइल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट से बनने वाले। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत पढ़ने से ठीक ही रहता है। ठीक है, आपकी नोटबुक में रहेगा। ठीक है, आप लोग लिखते तो हैं, या आप लोग इसी को नोटबुक समझ रहे हैं वीडियो को, तो आप जरूर लिखें, अपनी नोटबुक बनाएं। नोटबुक में रहेगा, बार बार देखने से याद हो जाता है, और एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव ही होगा वैसे भी। ठीक है, तो कम से कम हमें, मान लीजिए पूछा था अक्राइलोन में क्या मोनोमर्स हैं, ये इट इज ए कोपॉलीमर, क्या मोनोमर यूनिट्स हैं, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारी बातचीत हमने कंप्लीट करी एडिशन पॉलीमर की। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे पॉलीमर्स जो क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें छोटे पार्टिकल्स का एलिमिनेशन होता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, नाइलॉन 66। So it is formed from ethylene diamine and adipic acid. एडिपिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर जो कारण है पॉलीमर का बनने का, इट इज ए रिएक्शन बिटवीन अमीन ग्रुप एंड एसिड ग्रुप। तो अमीन और एसिड ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, अमाइड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नया लिंकेज डेवलप होगा दैट विल बी अमाइड लिंकेज। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि नाइलॉन 66 क्या है, इट इज ए पॉली अमाइड। ये किसी और नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन किसी और कार्बन के साथ ऐसे ज्वाइन होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नया लिंकेज है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पॉली अमाइड। नाइलॉन 66 इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन में है। ठीक है, और 6 कार्बन एटम एडिपिक एसिड में है। ठीक है, दिस इज नाइलॉन व्हाट 66। ठीक है, इसके अलावा होता है नाइलॉन 610। आप कॉपी कर लीजिए इसे। सो नाइलॉन 610, तो नाइलॉन 610 किससे बनता है, अगेन बाय हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड सिबैसिक एसिड। सो CH2 होल 8 C डबल बॉन्ड OH, सिबैसिक एसिड।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नायलॉन 610। अगेन इट इज ए पॉलीअमाइड, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज ए कोपॉलीमर एंड इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। पहले ये जैसे दो जुड़ गए, ठीक है, ए बी, एक ए है एक बी है, ऐसे दो ए बी और जुड़ गए, ठीक है, ऐसे ए बी और जुड़ गए, अब ये आपस में ए बी जुड़ गए तो एक ब्लॉक बन गया ए बी, ऐसे ए बी का एक और ब्लॉक आ गया, फिर आपस में जुड़ गए तो 4 से 8 हो गए, फिर 8 और 8 जुड़ गए 16 हो गए, 16 और 16 जुड़ गए 32 हो गए। तो ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं। तो एडिशन पॉलीमर मतलब एक एक मोनोमेरिक यूनिट जुड़ता जा रहा है और इसमें ऐसे ब्लॉक बन करके जुड़ते जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। दे आर नॉट चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसमें और इंपॉर्टेंट है नायलॉन 6। नायलॉन 6, so nylon 6 is formed by what? It is formed by a single monomer। तो ये क्या है, होमोपॉलीमर है और इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, इसकी रिएक्शन वाटर से जब कराते हैं तो मोनोमर बन जाता है यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड OH, 6 कार्बन आइटम्स हो गए। अब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गए, COH भी और NH2 भी। तो जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा, तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के NH के साथ ज्वाइन हो जाएगा और इस तरीके से ये रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये COH दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 से, ये NH2 दूसरे मॉलिक्यूल के COH से अमाइड लिंकेजेस बनाएंगे बाय SN-AE मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज नायलॉन 6, नायलॉन 6, ठीक है। बट ये याद हो आपको, हमने डिस्कस की थी बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बेकमान रीअरेंजमेंट। तो H+ से जब हीट करते हैं तो बाय बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये बनता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो नायलॉन 6, ऐसे ही नायलॉन 5 भी बन सकता है, बट नायलॉन 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कार्बन कम कर देंगे, उसको कैप्रोलैक्टम नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट पहली बात, नायलॉन 6 इज ए होमोपॉलीमर, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि वाटर का लॉस तो इनमें भी होगा जब ये पॉलीमराइज करेगा तब, ठीक है। और इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, इट इज ए पॉलीएमाइड, इट इज ए फाइबर, ये सब बात है, इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Okay, so this is about what? Nylon. Nylons are what? Polyamides. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनमें एस्टर लिंकेजेस बनते हैं, और एस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो आपस में जब ये रिएक्शन शो करते हैं तब क्या होगा, OH और H ये एलिमिनेट होगा। It is also a condensation polymer, और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते चले जाते हैं। तो दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ लिंकेज विच इज नॉन एज पॉलीएस्टर। ये भी फाइबर्स होंगे, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में होंगे, दे विल नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे विल बी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, ठीक है। दे आर कोपॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल, दे आर पॉलीएस्टर्स। इनका नाम याद रखना, डेक्रन, टेरिलीन, ठीक है, ये बोलते हैं इसे, ठीक है। तो दे आर पॉलीअमाइड्स नहीं है, ये क्या है, दे आर पॉलीएस्टर्स, ठीक है। इनको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेक्रन या टेरिलीन की। इसके बाद एक और पॉलीमर है, नाम याद रखना, ग्लिप्टल।
ठीक है, ग्लिप्टल। इसको अल्काइलिड रेजिन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया था दैट वाज टेरिप्थेलिक एसिड, तो इसमें ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, अगर COH ग्रुप्स है तो इथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई जाए, पॉलीमर तो सेम ही बनेगा, इससे अलग पॉलीमेरिक चेन बनेगी, इससे अलग पॉलीमेरिक चेन बनेगी, ठीक है, बट ये ऑर्थो पोजीशन से बनेगा। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो ए पॉलीएस्टर, बट द नेम ऑफ सच पॉलीमर विल बी व्हाट, ग्लिप्टल। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से पॉलीमर्स बनेंगे, ठीक है, पॉलीमेरिक चेन का ये एक पार्ट होगा। सो दिस इज अबाउट ग्लिप्टल और अल्काइलिड रेजिन। तो हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, so next very important is बेकेलाइट। हालांकि ये जब मैंने आप लोगों को एरोमेटिक केमिस्ट्री डिस्कस किया था तब मैंने पढ़ाया भी था। सो बेकेलाइट इज ए पॉलीमर फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी रिएक्शन होती है तो फिनॉल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये CH2OH लग जाता है, ठीक है, एरोमेटिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है। तो ऑर्थो पर और यहाँ पैरा पर CH2OH लग जाता है, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए टाइम दिया जाए तो सारी पोजीशंस पर इस तरीके से CH2OH लग जाएगा। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल फिनॉल का होगा उसमें अगर ये प्रोटोनेट हो, यहां से चला जाए तो यहां पर कैटायन बन जाएगा। एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ज्वाइन हो जाता है। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसे ज्वाइन होता चला जाता है, और पहले ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं नोवोलैक, ठीक है, नोवोलैक कहते हैं। और फिर जैसे मान लो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जो CH2OH है, ऐसी दूसरी जो चेन्स आ रही होंगी उनमें ये पैरा पोजीशन पर जाकर के ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस लिंकेजेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे OH ग्रुप है, यहाँ पर CH2OH ये आपस में क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं। सिमिलरली ये किसी मॉलिक्यूल के साथ क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं, और फिर यहां पर जो कैटायन बनता है वो इससे ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। ये 3D पॉलीमर है, हर कार्बन आइटम ये जो बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। मैंने बताया भी था आपको, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो बेकेलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंड पॉइंट इज इट इज ए 3 डायमेंशनल पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। और इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, आप जानते ही हो, कंडेंसेशन पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन आप लोग जानते हैं, मेलामाइन केमिकल बॉन्डिंग खूब पढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। सो दिस इज मेलामाइन। जो चीनी के कप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो इससे बनते हैं, काफी अच्छा मटेरियल ये होता है मेलामाइन, पॉलीमेरिक मटेरियल। सो दिस इज मेलामाइन, और इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। सो दे फॉर्म ए पॉलीमर, ठीक है। तो यहां पर जो अमीन ग्रुप होगा, कौन सा वाला, जिसमें ये NH2 ग्रुप जो है, इट कैन रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जब क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा तो इट विल फॉर्म ए कैटायन वाटर के लॉस से, और इस पर फिर दोबारा से कोई दूसरा NH2 ग्रुप बॉन्डिंग कर सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये पॉलीमर बनेगा, ठीक है, अगर आपने कॉपी नहीं किया हो तो आप पॉज ले लीजिए और रिवर्स जाकर के इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये पॉलीमर बनेगा
तब ये NH ग्रुप से क्या जुड़ जाएगा, CH2OH, यहां से भी क्या ज्वाइन हो जाएगा, CH2OH, यहां से भी क्या ज्वाइन हो जाएगा, CH2OH। तो ऐसे पहले रिएक्शन हो गई, फिर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 के साथ में रिएक्शन करके आपस में ऐसे क्रॉस लिंकेजेस बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से भी ऐसे क्रॉस लिंकेजेस बनेंगे और मॉलिक्यूल अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। इट इज ए कोपॉलीमर, इट इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, इट इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। इट इज ए 3 डायमेंशनल पॉलीमर, इट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। मेलामाइन भी और बेकेलाइट भी क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, हमने देख लिया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड देख लिया। इसके बाद यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया आप जानते हो NH2C डबल बॉन्ड NH2, यूरिया रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेल्डिहाइड की और NH2 की रिएक्शन से इनिशियली आपस में रिएक्शन करके ये बना लेंगे NHCH2OH, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर वाटर का लॉस होगा और ऐसी यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहां से वाटर का लॉस होगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसी यूनिट्स फिर आगे भी ज्वाइन होती चली जाएंगी और इसको बोलेंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ में पढ़ते जाना चाहिए। हालांकि मैंने आप लोगों को पूरा सब कुछ कंप्लीट पढ़ा दिया है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आप लोगों को फिर भी एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है। तो इतना मतलब एग्जाम का जो नेचर है वो इतना लो है कि कभी कभी यूजेस भी पूछ लेते हैं पॉलीमर के, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, कोई यूज आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैंने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, सारी चीजें मैंने आपको, अब आपको पढ़ने में भी एनसीईआरटी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से पढ़ा है तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे जो पॉलीथीन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स हैं ये सारे नॉन डिग्रेडेबल हैं, ठीक है। नायलॉन 6 है, तो ये एक बार बन गए एनवायरनमेंट में कभी डिग्रेड ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, और ये पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारी बॉडी में कहीं स्टिचेस लगने हैं बाहर तो नायलॉन से लगाए जाते हैं क्योंकि इट्स ए स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो एक बार वो वुंड या कट ठीक हो जाता है तो फिर वो जो टाके होते हैं, ठीक है, जो स्टिचेस होते हैं उनको काट करके निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर बॉडी के इंटरनल कोई इंजरी है या ऑपरेशन हो रहा है बॉडी के इंटरनल, तो स्टिचेस लगाने के लिए हमें ऐसे पार्टिकल्स चाहिए, ऐसे पॉलीमर चाहिए जो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाए, उनको बाहर काट करके निकालना नहीं पड़े। पता चला अंदर आपने नायलॉन 6 से स्टिचेस लगा दी, डॉक्टर ने, ठीक हो गया सब कुछ, इंजरी स्किन आ गई, उसके बाद बोल रहे हैं अब इसको काटें, तो वापस से फिर ऑपरेशन करें, ठीक है। तो हमें ऐसे पॉलीमर चाहिए जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल हो, अपने आप ही बॉडी के अंदर क्या हो, डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसे पॉलीमर्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। इनमें 3 इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोपॉलीमर विथ बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। जो कॉमन नेम है, हालांकि आप लोगों को आराम से समझ में आने चाहिए। सो दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, मतलब 4 कार्बन आइटम टोटल मेन चेन में, 1 2 3 4। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। तो अगर इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो ये एसिड और अल्कोहल ग्रुप वाटर का लॉस करके एस्टर लिंकेजेस बना लेते हैं और इस जो पॉलीमर यहां पर बनेगा, इस पॉलीमर को हम कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से
रिपीटेड यूनिट्स रहेंगी। इस पॉलीमर को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कोपॉलीमर विद बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ठीक है। सो दिस इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम पॉली, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में PHBV, ठीक है, PHBV पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड वैलेरेट, PHBV, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है नायलॉन 26। नायलॉन, वैसे सारे जो नायलॉन है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6, नायलॉन 5, बट ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इससे जो मोनोमर यूनिट है इसकी होती है ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, या 6 अमीनो, ठीक है, एक्सेनोइक एसिड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगेन आप देख रहे हो एसिड और अमीन लिंकेज है, ठीक है, तो एसिड और अमीन ग्रुप्स हैं, सो ये आपस में रिएक्शन करके अमाइड लिंकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आगे किसी मॉलिक्यूल से, ये NH2 ग्रुप आगे किसी मॉलिक्यूल से ऐसे ज्वाइन होते चले जाते। इट इज अ कोपॉलीमर एंड मोनोमेरिक यूनिट्स आर ग्लाइसिन एंड 6 अमीनो कैप्रोइक एसिड एंड इट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं लास्ट। आप लोग भी सोच रहे हो लास्ट करके 30 करीब पॉलीमर लिखवा दिए, तो देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो एग्जाम का ट्रेंड है, पैटर्न है, जो सिलेबस है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं आपकी हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दुश्मनी तो है नहीं, बट यस थोड़ा ध्यान रखें, टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम में नंबर मिले, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दें यार, ये तो बहुत बकवास है, याद कर लेना भाई लोग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। तो ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये तो ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड तो आप लोग जानते ही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH, CH3 एंड H। इससे कैसे बनेगा पॉलीमर, ठीक है, बताएं। यहां पर एक काम करता हूं मैं, यहां OH ले लेता हूं, यहां COH। तो एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एस्टर, और ये दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। फिर ये एसिड किसी और अल्कोहल के साथ, और ये अल्कोहल किसी और एसिड के साथ ये पॉलीमर बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसको बोल सकते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। So important biodegradable polymer. It is an addition polymer. Sorry, it is a condensation polymer, copolymer, synthetic polymer. ठीक है, तो ये सारी important बातें हैं। और बहुत सारे मैंने लिखा है, आप लोगों को टेबल पूरी कंप्लीट करा दी, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करी है, बट फिर भी NCERT आप लोग पढ़ें, और NCERT के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप लोग कंप्लीट करें। सॉल्यूशन देखने के लिए आप एग्जाम्पलर यूज कर सकते हैं NCERT का, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बोर्ड के लिए तो खैर आपको पढ़ना ही है, और JEE मेंस में भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। तो मैंने आप लोगों को क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर बताई। लास्ट में हमने कई सारे पॉलीमर एक साथ डिस्कस किए, हो सकता है आप लिख भी नहीं पाए हो, तो आप लोग आराम से, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप उसको पॉज करके आराम से कॉपी बना लीजिए, और ये सारी नोट्स आप लोग एक साथ रख लीजिए। जब एग्ज़ाम टाइम आए तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले
या 1-2 दिन या 4 दिन 3 दिन पहले आप इनको याद करें, एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको सही करें और फिर आप चाहें तो इसे भूल जाएं, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री में तो आप लोग आगे जब केमिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तब आप इसको, ठीक है, आगे परस्यू भी कर सकते हैं, ओके। बट मेरी तरफ से, ठीक है, पॉलीमर टॉपिक कंप्लीट है एंड यू कैरी ऑन विद योर स्टडीज विद एनसीईआरटी। इन केस इफ यू हैव सम अदर बुक्स ऑल्सो तो आप लोग पढ़ सकते हैं, एडवाइजेबल है, ठीक है। लेकिन टाइम मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम से थोड़े टाइम पहले ही पढ़ें, क्योंकि चीज़ें आप पहले याद कर लोगे तो बाद में हो सकता है भूल भी सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये वीडियोस देख लें और उसके बाद में एग्जामिनेशन से थोड़ा पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।